ऑडिट रिस्क देखते हैं। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि रिस्क के ऑडिटर देगा इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटीरियली मिसस्टेटेड है। दस इट इज़ द रिस्क, ये रिस्क है कि ऑडिटर फेल हो जाता है एक्सप्रेस करने के लिए अप्रोप्रिएट ओपिनियन उसके ऑडिट असाइनमेंट में। ऑडिट रिस्क को सिंपली अंडरस्टूड किया जा सकता है कि ड्यूरिंग दी ऑडिट के दरमियान में जब ऑडिट कर रहा है कंपनी का ऑडिटर, अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी अगर वो मिसस्टेटेड है एंड जो मिस स्टेटमेंट्स है अगर वो मटीरियल इन द नेचर है, तो रिस्क जो होता है वो अराइज होता है कि जो ऑडिटर ओपिनियन दे रहा है रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इस रिस्क को हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिस्क। एग्जांपल के तौर पे स्ट्रेंथ लिमिटेड परचेस करे एक प्लांट एंड मशीनरी 2 करोड़ रुपीज़ की इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। अकाउंटेंट ऑफ द स्ट्रेंथ लिमिटेड डेबिट कर रहा है 2 करोड़ रुपीज़ को रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट के अंदर इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंस्टेड इसको किस में रिकॉर्ड करना चाहिए था? बैलेंस शीट के अंदर एज अ पीपीई एंड क्लेम करना चाहिए था डेप्रिसिएशन ऑन इट। जब ऑडिटिंग किया जा रहा है अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का, तो ऑडिटर नोटिस कर रहा है इसको एंड कंसिक्वेंटली वो रिपोर्ट कर रहा है एंड कंसिक्वेंटली डिड नॉट रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है कुछ भी रिगार्डिंग द प्लांट एंड मशीनरी। देयरफॉर जो ओपिनियन है जो दे रहा है ऑडिटर वो इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, जो रिजल्ट करेगा ऑडिट रिस्क को। ऑडिट रिस्क क्या एक फंक्शन है रिस्क ऑफ द मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क का। इसको हम लोग क्लियरली देखें तो ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू रिस्क ऑफ द मटीरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। नोट करना है, रिस्क ऑफ द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स को डिफाइन किया गया है कि रिस्क के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटीरियली मिस स्टेटेड है प्रायर टू द ऑडिट, मतलब ऑडिट के पहले ही। ये कंसिस्ट करता है 2 कंपोनेंट्स को फॉलोइंग जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं असर्शन लेवल पे। क्या क्या इसके अंदर आएगा? तो इनहेरेंट रिस्क आएगा एंड कंट्रोल रिस्क आएगा। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ द असर्शंस अबाउट द क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स अकाउंट बैलेंस और द डिस्क्लोजर टू मिसस्टेट दैट कुड बी मटीरियल, जो मटीरियल है आइदर इंडिविजुअली या तो एग्रीगेट विद द अदर मिस स्टेटमेंट्स बिफोर, यानी पहले कंसिडर करने से कोई भी रिलेवेंट कंट्रोल या तो बोलो रिलेटेड कंट्रोल। यहाँ पर रिस्क होता है कि बिफोर, पहले कंसिडर करने से पहले कोई भी एग्जिस्टेंस अगर हो रहा है इंटरनल कंट्रोल्स एंटिटीज़ के अंदर, तो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन बैलेंस एंड अकाउंट्स या तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटीज हैव चेंज ऑफ बीइंग मिसस्टेटेड एंड सच मिसस्टेटमेंट कैन बी मटीरियल। इस रिस्क को हम लोग बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया कि रिस्क तो यहाँ पर होता ही होता है कंसिडर करने का कोई भी एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स इन एन एंटिटी। इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही रहता है। पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के अंदर, बैलेंस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स के बैलेंस के अंदर, डिस्क्लोजर्स के अंदर जो कि किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो कि एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसके अंदर चांस होता है कि वो मिसस्टेटेड होंगे ही होंगे एंड सच मिसस्टेटेड को हम लोग एंड वो जो मिसस्टेटेड है वो मटीरियल होगी। इस रिस्क को हम लोग बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? रिस्क के मिस स्टेटमेंट जो है वो अकड़ होगी असर्शंस किसके अंदर? क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स अकाउंट बैलेंस या तो डिस्क्लोजर के अंदर, जो कि मटीरियल है आइदर इंडिविजुअल या तो जब एग्रीगेट किया जाता है अदर मिस स्टेटमेंट्स के साथ। ये प्रिवेंट नहीं करता, डिटेक्ट नहीं करता, करेक्ट नहीं करता टाइमली बेसिस के ऊपर बाय द एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल, यानी इंटरनल कंट्रोल इसको प्रिवेंट, डिटेक्ट या तो करेक्ट नहीं कर पाते। कंट्रोल रिस्क जो है वो रिस्क है इंटरनल कंट्रोल का जो एग्जिस्ट करता है, ऑपरेट करता है एंटिटीज़ के अंदर, जो कि अफेक्ट नहीं करता, जो कि एंटिटीज़ के अंदर जो एफिशिएंट नहीं है स्टॉप करने के लिए, जो एफिशिएंट नहीं है स्टॉप करने के लिए हैपनिंग या तो फाइंडिंग, और उसको हैपन मतलब होने से या तो उसको रोकने से या तो उसको ढूंढने से, उसको रेक्टिफाइड करने से एप्रोप्रिएट टाइम के अंदर मिस स्टेटमेंट्स को जो किसके अंदर होंगे? ट्रांजेक्शन्स बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स के अंदर या तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। सो इन अ वे अगर हम लोग बोले तो
एग्जिस्टेंस जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है किसके बिटवीन में, कंट्रोल रिस्क के एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स के। मतलब अगर कंट्रोल रिस्क जो होगा वो एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा होगा तो कंट्रोल रिस्क कम होगा। जब एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी ज़्यादा होता है तो कंट्रोल रिस्क जो है वो कम होता है। व्हेन एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ एन एंटिटी अगर कम होता है तो कंट्रोल रिस्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पीछे के सर्टेन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स जो है परचेस के वो मटीरियल हैं एंड उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऑफ द एप्रीसिएशन लिमिटेड जो कि मिसस्टेट किया गया है एंड दोस्त मिसस्टेटमेंट्स जो है वो मटीरियल इन द नेचर है। देयर वॉज अ रिस्क, यहाँ पर रिस्क है कि इंटरनल कंट्रोल जो ऑपरेट कर रहे हैं इन एप्रिसिएशंस लिमिटेड के वो एबल नहीं होते फाइंड करने के लिए एंड रेक्टिफाइड करने के लिए दोज मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रॉपर टाइम के अंदर। इस रिस्क को हम लोग बोलेंगे कंट्रोल रिस्क। मिस स्टेटमेंट्स जो है वो रेफर करता है डिफरेंस किसके बिटवीन में, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन या तो डिस्क्लोजर ऑफ द रिपोर्ट स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो रिपोर्ट किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो एंड जो अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन या तो डिस्क्लोजर जो रिक्वायर्ड किया गया है फॉर द आइटम्स टू बी अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, जो एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए, वो दोनों के अंदर डिफरेंस है। मिस स्टेटमेंट अराइज होता है एरर या तो फ्रॉड से। असेसमेंट ऑफ द रिस्क मेटल्स ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट, असेस कैसे करना है रिस्क को प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर। असेसमेंट ऑफ द रिस्क जो होता है वो बेस्ड करता है ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन जो भी ज़रूरी है फॉर द पर्पस एंड द एविडेंस जो भी ऑब्टेन किया जाता है थ्रू आउट द ऑडिट। असेसमेंट रिस्क जो है वो मैटर होता है प्रोफेशनल जजमेंट का, रेदर दैन वो मैटर होता है कैपेबल ऑफ द प्रिसाइज मेजर्स का, यानी प्रोफेशनल जजमेंट लगता है रेदर दैन प्रिसाइज मेजर्स, कैपेबल ऑफ द प्रिसाइज मेजर। व्हाट इज़ नॉट इंक्लूड इन द ऑडिट रिस्क, किसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी ऑडिट रिस्क के अंदर, तो ऑडिट रिस्क के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता रिस्क जो ऑडिटर एक्सप्रेस, जब ऑडिटर माइट एक्सप्रेस क्या होता है इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता रिस्क कि जो ऑडिटर है वो एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है, जबकि वो नहीं होंगे। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उससे वो ओपिनियन दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटीरियली मिसस्टेटेड हैं, लेकिन वो तो मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं होते। अगर ऑडिटर ओपिनियन दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटीरियली मिसस्टेटेड है, ऑडिटर ओपिनियन क्या दे रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसने ऑडिट किया है वो क्या है, मटीरियल मिसस्टेटेड है, लेकिन रियल में तो वो मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं होते, तो ये रिस्क ऑडिट रिस्क के अंदर नहीं आता है। दिस इज़ ऑर्डिनरीली इनसिग्निफिकेंट, ये रिस्क क्या है, ऑर्डिनरीली इनसिग्निफिकेंट है। फर्दर जो ऑडिट रिस्क है वो क्या है, टेक्निकल टर्म से जो रिलेट करता है प्रोसेस करने के लिए ऑफ द ऑडिटिंग, इसके अंदर रेफर नहीं किया जाता ऑडिटर का बिजनेस रिस्क। यानी बिजनेस रिस्क जो भी होते हैं, बिजनेस रिस्क कौन कौन से होते हैं, लॉस ऑफ फ्रॉम द लिटिगेशंस, एडवर्स पब्लिसिटी या तो अदर इवेंट्स अराइजिंग इन कनेक्शंस विद द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सबको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। रिस्क ऑफ द मटीरियल स्टेटमेंट दो लेवल पे होता है, एक होता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एक होता है असर्शन लेवल फॉर द क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देखेंगे तो क्या है वहाँ पर रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ये रेफर करता है रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो रिलेट करता है परवेसिवली, जो रिलेट करता है परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिस्क है एंड पोटेंशियल अफेक्ट करता है वो ज़्यादा असर्शंस को। असर्शन लेवल्स फॉर द क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, यहाँ पर क्या होता है किसी क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स के अंदर हो सकता है रिस्क हो। रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स असर्शन लेवल पे ये असिस्ट किया जाता है जब डिटरमाइन किया जाता है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स नेसेसरी होता है ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी कि ये जो होता है ये डिटरमाइन कब किया जाता है, जब हम लोग नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट्स को देखते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का, तब ये डिटेक्ट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। दिस एविडेंस एनेबल्स, ये एनेबल करता है ऑडिटर को एक्सप्रेस करने के लिए उसका ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सेप्टेबल लोअर लेवल ऑफ द ऑडिट रिस्क, ताकि वो इसको कर पाए लोअर लेवल पे, यानी कम कर पाए इसको ऑडिट रिस्क को। कंपोनेंट्स ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दो कंपोनेंट होता है, एक इनहेरेंट रिस्क होता है, एक कंट्रोल रिस्क होता है।
एंटिटीज़ का रिस्क, existent independence of the audit of the financial statement. Inherent risk and control risk entities के रिस्क है, ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? ये हायर होता है फॉर सम असर्शंस, कुछ असर्शंस के लिए ये हायर होता है. एंड ये रिलेटेड क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर. देन फॉर द अदर्स, यानी कि हायर होता है थोड़े असर्शन के लिए. एंड जो रिलेटेड क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स होते हैं फॉर दी अदर देन दी अदर्स, उनके लिए भी यहाँ पर हायर होता है. फॉर एग्जांपल के तौर पे हायर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस अगर होते हैं तो ये इनहेरेंट रिस्क उसके अंदर होता ही होता है. एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो बढ़ा देंगे बिजनेस रिस्क को, ये भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं इनहेरेंट रिस्क को. एग्जाम्पल के तौर पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो सकता है. फैक्टर्स जो होता है इन दी एंटिटीज़ एंड उसका एनवायरनमेंट, वो भी इन्फ्लुएंस करता है इनहेरेंट रिस्क को, जो रिलेट करेगा स्पेसिफिक असर्शंस को. इनहेरेंट रिस्क के फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है जब डिज़ाइन किया जाता है टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स को एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को. कैटेगरीज ऑफ द ऑडिटर्स का असाइनमेंट्स लो या तो हाई हो सकता है, मतलब कितना रखना है, लो रखना है या हाई रखना है, वो भी देखा जाता है. ईच कैटेगरीज कवर करता है रेंज डिग्री ऑफ द इनहेरेंट रिस्क की. ऑडिटर असेस करता है इनहेरेंट रिस्क को दो डिफरेंट असर्शंस के अंदर, लो या तो हाई. लोअर कब लगता है वो? जब वो रिकॉग्नाइज करता है कि एक असर्शंस जो है वो लेस है इनहेरेंट रिस्क से दैन दी अदर, ऑल्दो दोनों ही के अंदर असिस्ट किया जाता है लोअर. ये इम्पोर्टेंस है कि हम लोग कंसिडर करें रीजंस आइडेंटिफाइड करने के लिए इनहेरेंट रिस्क को. जब भी अगर जो रिस्क होता है वो लोअर होता है दैन दी ऑडिटर, जब भी जो रिस्क होता है अगर वो लोअर होता है तो ऑडिटर डिज़ाइन करता है टेस्ट ऑफ द कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को. एग्जांपल देखते हैं. लैक ऑफ द सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल जो कंटिन्यू करता है ऑपरेशंस के अंदर, या तो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज कैरेक्टरिज्ड बाय द लार्ज नंबर्स ऑफ द बिजनेस फेलियर्स. इसकी वजह से हमारा क्या आ सकता है? इसकी वजह से हमारा इनहेरेंट रिस्क आ सकता है. इनहेरेंट रिस्क की वजह से ये हो सकता है. कंट्रोल रिस्क क्या होता है? फंक्शन से इफेक्टिवनेस ऑफ द डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट. यानी मैनेजमेंट ने कितना एफिशिएंटली डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंट किया एंड मेंटेन किया इंटरनल कंट्रोल. हाउएवर इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो सिर्फ रिड्यूस्ड ओनली रिड्यूस, वो सिर्फ रिड्यूस करता है, लेकिन वो एलिमिनेट नहीं करता है रिस्क को ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब इससे हम लोग इंटरनल कंट्रोल से हम लोग क्या कर पाएंगे? रिड्यूस ही कर पाएंगे, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. दिस इज़ बिकॉज क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होता है इंटरनल कंट्रोल्स का. एग्जांपल के तौर पर पॉसिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एरर्स, हो सकता है ह्यूमन एरर्स या तो मिस्टेक्स हो सकती है, या तो कंट्रोल्स जो कि सर्क्यूमुलेट किया जाता है बाय द कॉलिजन, हो सकता है कॉलिजन्स कर दें. अकॉर्डिंगली सम कंट्रोल्स रिस्क जो होता है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं. ऐसे प्रोवाइड करता है कंडीशंस जहाँ पर ऑडिटर रिक्वायर्ड करता है कि वो टेस्ट करें कंट्रोल्स के ऑपरेट वर्क कर रहे हैं इफेक्टिवली. नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंस ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म, मतलब उसके बेसिस पे ही अगर कंट्रोल अच्छे से वर्क कर रहे होंगे तो उसके बेसिस पे ही हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कितना नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट देना है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए. कंट्रोल रिस्क जो है वो कंट्रोल रिस्क अगर रिलाई करता है या तो रिलाई नहीं करते हैं हम लोग कंट्रोल रिस्क पर. अगर ऑडिटर असेस करता है कि कंट्रोल रिस्क पर रिलाई करना है या तो नहीं करना है कंट्रोल रिस्क पर रिलाई. जब कंट्रोल रिस्क को देखा जाता है तो कंसिडर क्या क्या चीज़ें की जाती है? कंट्रोल एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस ओवर द इंटरनल कंट्रोल, मतलब एनवायरनमेंट देखा जाता है कंट्रोल का कि कोई इंटरनल कंट्रोल को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकता ना. कंट्रोल एनवायरनमेंट जो सपोर्ट करता है प्रिवेंशन, डिटेक्शंस, करेक्शंस ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो अलाउ करेगा ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन द रिलायबिलिटीज़ ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. मतलब अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ पर प्रिवेंशन, डिटेक्शंस एंड करेक्शंस हो रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, उसको अलाउ किया जा रहा है, तो यह ऑडिटर को ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देगा कि इंटरनल कंट्रोल सही से कवर कर रहे हैं. एंड जो ऑडिट एविडेंस जनरेट किया जाता है विद इन द एंटिटी, ये ऑडिट एविडेंस भी जनरेट किया जाएगा एंटिटीज़ के अंदर से. हाँ, लेकिन अगर गारंटी नहीं दे रहा है गारंटी नहीं मिलती है इफ़ेक्टिवनेस की ऑफ द स्पेशल कंट्रोल्स,
लेकिन यहाँ पर गारंटी नहीं मिलती हमको इफ़ेक्टिव है कंट्रोल ऐसी। वी देयरफॉर इसलिए हम लोग टेस्ट करते हैं क्या कि कंट्रोल ऑपरेट कर रहा है ना इफ़ेक्टिवली ओवर द सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। जब हम लोग प्लान करते हैं कंट्रोल करने के लिए कि हम लोग कंट्रोल पे कितना रिलायंस करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी जब हम लोग बनाते हैं प्लान करते हैं तब हमको ये देखना पड़ता है कंट्रोल एनवायरनमेंट अंडरमाइन हो सकता है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द स्पेसिफिक कंट्रोल्स पे एंड इज़ अ की फैक्टर्स इन द कंट्रोल ऑफ द रिस्क मटीरियल एंड इज़ अ की फैक्टर ऑफ आवर कंट्रोल रिस्क असेसमेंट। और वही हमारा की फैक्टर होता है जिससे हम लोग असेस करते हैं कि कितना कंट्रोल के अंदर रिस्क होगा। इवेल्यूएशंस करना है रिलेटेड टू द आईटी प्रोसेस दैट सपोर्ट्स एप्लीकेशंस एंड आईटी डिपार्टमेंट मैनुअल कंट्रोल्स। यानी हमको देखना है आईटी डिपार्टमेंट कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है, सपोर्ट क्या है एप्लीकेशंस का, एंड आईटी डिपार्टमेंट मैनुअल कंट्रोल्स कैसे कर रहा है, वो सब हमको देखना है, इवेल्यूएट करना है। आवर टेस्टिंग हमारी टेस्टिंग जो है किसके ऊपर, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन स्कॉट्स के ऊपर एंड डिस्क्लोजर प्रोसेसेस कि कैसे डिस्क्लोजर किया जा रहा है, कंट्रोल रिलेवेलेंस या तो सब्सटेंटिव ओनली स्ट्रेटजीज क्या लगाई जा रही है, सिर्फ कंट्रोल ही लगाया जा रहा है कि उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी सब्सटेंटिव की स्ट्रेटजीज भी लगाई जा रही है, और कैसे डिस्क्लोजर्स किए जा रहे हैं वो उसको भी हम लोग को टेस्ट करना है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल बेस्ड करेगा वो अंडरस्टैंड करने के लिए ऑफ द एंटिटीज़ प्रोसेस, मतलब एंटिटी कैसे प्रोसेस कर रही है उसके ऊपर से हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि कंट्रोल कितना ऑपरेट कर रहा है इफ़ेक्टिवली। एग्जाम्पल के तौर पे आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल को दैट द शिपिंग रिकॉर्ड्स, यानी शिपिंग रिकॉर्ड्स का कंट्रोल को जब हम लोग चेक कर रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए ओनली फॉर द गुड्स दे हैव बीन शिप्ड, यानी जब गुड्स शिफ्ट हो जाते हैं तभी वो प्रिपेयर किया जाता है, ऐसा हम लोग चेक कर रहे हैं कि तभी वो प्रिपेयर हो रहा है ना। टू डिटरमाइन, इसको डिटरमाइन करने के लिए ओनली सेल्स हैव अकर्ड आर रिकॉर्डेड, मतलब जो भी सेल्स अकर्ड हुई है उसी को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइडेंटिफाइड करना है फर्दर कंट्रोल्स को कि सेल्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, मतलब सेल्स रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए जब तक शिपमेंट रिपोर्ट नहीं आ जाती। फॉर एग्जांपल के तौर पे सेवरल कंट्रोल्स जो ऑपरेट कर रहे हैं कलेक्टिवली ऑर्डर करने के लिए एड्रेस करने के लिए अकरेंस असर्शंस ऑफ द सेल्स, मतलब सेल्स अकर हो रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या सेवरल कंट्रोल्स लगाए जा रहे हैं कि सेल्स अकर हो रही है तभी उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो कंट्रोल्स को भी हमको चेक करना पड़ेगा। इन अदर एग्जांपल देखें हम लोग रेगुलर रिकन्सिलेशन हो रहा है ना, क्वांटिटीज़ जो भी शिफ्ट की जा रही है क्वांटिटीज़ जो बिल्ड की जा रही है उससे, एंड इज़ स्पेशल कंट्रोल्स भी लगाए जा रहे हैं ना, इफ़ेक्टिव इनफ है ना वो खुद से ही एड्रेस करने के लिए कि क्या रॉन्ग हो सकता है रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस एंड असर्शंस ऑफ द सेल्स प्रोसेस के अंदर। वेदर सेवरल कंट्रोल्स रिक्वायर्ड हैं ऑपरेट करने के लिए कलेक्टिवली अचीव करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, अगर होता है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर असेस करेगा कि सारे कंट्रोल्स जो है वो क्या ऑपरेट कर रहे हैं ना इफ़ेक्टिवली, ताकि वो रिलाई कर पाए कंट्रोल पे। कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, जब कंट्रोल डेफिशिएंट होते हैं अगर वो ऐसा आइडेंटिफाइड होता है ऑडिटर को, तो ऑडिटर क्या करेगा, जब ऑडिटर को आइडेंटिफाइड होता है डेफिशिएंसी एंड रिपोर्ट ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स, तो वो डिटरमाइन करता है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को कि जो अफेक्ट करेंगे इनएफिशिएंट कंट्रोल्स को लेकर, इन ऑर्डर टू इवेल्यूएट द इफ़ेक्ट्स, और उसकी क्या इफ़ेक्ट्स आएगी अगर कंट्रोल्स के अंदर डेफिशिएंसी है तो उसकी क्या क्या इफ़ेक्ट्स आती है जिससे रिस्क ऑफ द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकता है, एंड स्ट्रेटजी क्या होगी ऑडिटर की ऑडिट करने की ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब कंट्रोल डेफिशिएंट होता है अगर ऐसा आइडेंटिफाइड होता है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर आइडेंटिफाइड करेगा एंड टेस्ट करेगा ज़्यादा मोर देन वन कंट्रोल, एक से ज़्यादा कंट्रोल्स को टेस्ट करेगा अनरिलेवेंट असर्शंस के लिए, एंड वो इवेल्यूएट करेगा कंट्रोल रिस्क, कितना कंट्रोल रिस्क हो सकता है, सारे कंट्रोल्स को वो टेस्ट करके ये इवेल्यूएट करेगा। अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि सपोर्ट हो रहा है, रिलाई कर सकते हैं हम लोग कंट्रोल्स के ऊपर, रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, या तो अगर कंपनसेशंस कंट्रोल्स अगर आइडेंटिफाइड होते हैं, यानी जो कंट्रोल्स है वो कंपनसेटरी है, ऐसा कुछ आइडेंटिफाइड होता है तो हमको कितना रिलाई करना चाहिए कंट्रोल पे वो देखेगा ऑडिटर। टेस्ट एंड इवेल्यूएट
इफ़ेक्टिव, मतलब कितने इफ़ेक्टिवली कंट्रोल्स वर्क कर रहे हैं, जिससे वो कंक्लूड कर पाएगा कि रिलाई कितने हैं कंट्रोल्स, रिलाई कितना करना चाहिए कंट्रोल्स पे। अदरवाइज़ चेंज कर देगा वो कंट्रोल रिस्क असेसमेंट। जब उसको लगता है कि डो नॉट रिलाई ऑन द कंट्रोल, मतलब कंट्रोल पर रिलाई नहीं कर सकते, तो वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा उसका चेंज कर देगा रिस्क असेसमेंट कंट्रोल्स के ऊपर। जब डेफिशिएंसी होती है, इनएफिशिएंट कंट्रोल्स होते हैं, जब डेफिशिएंसी होती है जो रिलेट करेगी इनएफिशिएंट कंट्रोल की वजह से अगर डेफिशिएंसी निकलती है, यानी कंट्रोल्स के अंदर डेफिशिएंसी निकलती है जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी होती है, तो ओनली कंट्रोल्स आइडेंटिफाई द असर्शंस। तो ऑडिटर क्या करता है, आइडेंटिफाइड करता है कंट्रोल्स को, असर्शंस पे वो रिवाइज करेगा रिस्क असेसमेंट को, नॉट टू रिलाई ऑन द कंट्रोल, मतलब अभी हमको रिलाई नहीं करना है कंट्रोल के ऊपर फॉर द एसोसिएटेड असर्शंस को लेकर, एज नो अदर कंट्रोल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, क्योंकि दूसरे और कंट्रोल्स आइडेंटिफाइड नहीं किए गए हैं। मिटिगेट करना पड़ेगा रिस्क, कैसे वो मिटिगेट करेगा रिलेटेड टू द असर्शंस, मतलब वो ऐसी प्लानिंग्स बनाएगा जिससे वो मिटिगेट कर पाएगा इस रिस्क को। अगर डेफिशिएंसी रिलेट करती है टू व्हाट कैन गो रॉन्ग, वो देखेगा कि क्या गलत हो सकता है अगर कंट्रोल्स ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इफेक्टिवली, तो सेवरल देखेगा वो कि क्या रॉन्ग हो सकता है, फिर ही उसके बाद ही वो रिलाई कर सकता है कंट्रोल के ऊपर। लेकिन उसको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर कंट्रोल सही भी हो जाते हैं तब भी, अगर कंट्रोल ऑपरेट कर रहे हैं अच्छे से, तब भी उसको सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा एड्रेस करने के लिए रिस्क रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी। कंबाइंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ द मटीरियल में स्टेटमेंट ऐसे ऑर्डिनरीली हमको नहीं रेफर करता है इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क सेपरेटली, यानी दोनों को अलग अलग नहीं बताता है ऐसे, लेकिन वो कंबाइन कर देता है असेसमेंट को ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के अंदर, यानी इन दोनों को रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट के अंदर डाल देता है। हाउएवर, लेकिन ऑडिटर सेपरेट कर सकता है या तो कंबाइन कर सकता है असेसमेंट ऑफ द इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क, जो कि डिपेंड करेगा, प्रेफर्ड करेगा ऑडिट टेक्निक्स के ऊपर या तो मेथडोलॉजीज़ के ऊपर, यानी ऑडिटर कैसे टेक्निक्स लगा रहा है, मेथडोलॉजी लगा रहा है, उसके बेसिस पे वो इनहेरेंट रिस्क देखेगा, एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस के बेसिस पे भी देख सकता है, एंड असेस करेगा वो रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स जो कि एक्सप्रेस किए जाएंगे क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर। क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब परसेंटेज के अंदर या तो नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर, यानी परसेंटेज के अंदर या तो कोई भी कैसे भी वो कर सकता है, क्वालिटी के अंदर भी कर सकता है, परसेंटेज के अंदर वो कर सकता है क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर, या तो नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर भी वो इसको एक्सप्रेस कर सकता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है। इन केस नीड, अगर ज़रूरत पड़ती है ऑडिटर को करने के लिए, क्या अप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट, अगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर अप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किससे, डिफरेंट अप्रोच से, बाय द वे ही मेड, यानी ऑडिटर यहाँ पर क्या चेक करेगा, ऑडिटर यहाँ पर चेक करेगा कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं हो रहा है ना, मतलब उसके अंदर ज़्यादा ध्यान तो देना नहीं पड़ेगा ना, उस वजह से कैसे वो ये चेक करेगा, डिफरेंस अप्रोच लगा के चेक करेगा रिस्क ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कंक्लूड किया जा सकता है कि रिस्क ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। और अगर हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड को देखें तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑडिट रिस्क क्या है, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। ऐसे 315 एस्टैब्लिश करता है रिक्वायरमेंट, एंड वो प्रोवाइड करता है गाइडेंस आइडेंटिफाइड करने के लिए, असेस करने के लिए रिस्क ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल पे। डिटेक्शन रिस्क जो है वो क्या है, प्रोसीजर्स है जो कि परफॉर्म की जाती है ऑडिटर के द्वारा रिड्यूस करने के लिए ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लोअर लेवल पे। ये डिटेक्ट नहीं करता है मिस स्टेटमेंट्स जो एग्जिस्ट करती है, एंड कुड बी मटीरियल, और वो मटीरियल है, यानी यहाँ पर क्या होता है, डिटेक्ट नहीं हो पाता मिस स्टेटमेंट्स जो एग्जिस्ट करती है और वो मटीरियल भी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेक्शन रिस्क बोलते हैं, यानी ऐसी रिस्क जो डिटेक्ट नहीं कर पाता ऑडिटर, जो एग्जिस्ट भी करती है और जो मटेरियल भी है,
कैसे, आइदर इंडिविजुअल या तो एग्रीगेट के अंदर with the other misstatements. Suppose auditor of the company use करता है certain audit procedures for the purpose of obtaining the audit evidence and वो reduce भी कर देता है audit risk को, but फिर भी कुछ तो रिस्क जो होती है वो बचती ही है. ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी यूज़ की जाती है ऑडिटर के द्वारा वो इतनी एबल नहीं है डिटेक्ट करने के लिए मिस स्टेटमेंट्स को. सपोज ऑडिटर ऑफ द वो इतनी क्या नहीं है, वो इतनी एबल नहीं है, मतलब वो इतनी सक्षम नहीं है डिटेक्ट करने के लिए मिस स्टेटमेंट्स को, विच बाय द ऑडिटर विच बाय द नेचर इज़ मटीरियल, वो नेचर से जो मटीरियल है देन दैट ऑफ द रिस्क. यानी कि ऑडिटर अपनी पूरी प्रोसेस लगाने के बाद भी कुछ रिस्क तो छूट ही जाती है और वो रिस्क जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती. वो मटेरियल भी होती है, वो एग्जिस्ट भी करती है. इस रिस्क को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटेक्शन रिस्क बोलेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर जब ऑडिट कर रहा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ग्रेटफुल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, ऑडिटर्स ऑफ द अबव मेंशन कंपनी यूज़ कर रहा है वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स को. एग्जाम्पल के तौर पर ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन एक्सेट्रा ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द स्टॉक, डेटा, सेल्स, परचेज एक्सेट्रा एंड कंसिक्वेंटली रिड्यूस कर रहा है वो ऑडिट रिस्क को. लेकिन फिर भी थोड़ी रिस्क तो रह ही जाती है वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स करने के बाद भी. एज यूज बाय द ऑडिटर ऑफ द ग्रेटफुल लिमिटेड विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट, और वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाता ऑडिटर मिस स्टेटमेंट्स जो कि मटीरियल है नेचर के अंदर. रिस्क, इस रिस्क को हम लोग बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क. इलस्ट्रेशन 1 के अंदर XYZ engaged here in the books of the running several stores dealings in the various XYZ जो है XYZ लिमिटेड जो है वो engaged है इन द बिजनेस, किसके बिजनेस में, रनिंग सेवरल स्टोर्स जो डील कर रहा है इन द वेराइटीज़ ऑफ द आइटम्स. कौन सी आइटम्स है ये, रेडीमेड गारमेंट्स फॉर ऑल सीजन्स. यहाँ पर शूज़, गिफ्ट्स आइटम, वॉचेस एक्सेट्रा होती है. देर आर सिक्योरिटी टैक्स, सबके अंदर सिक्योरिटी टैक्स लगाए गए हैं हर आइटम्स के अंदर. एंड मोर ओवर जो इन्वेंटरीज रिकॉर्ड की जाती है वो फिजिकली वेरीफाइड किया जाता है मंथली बेसिस के ऊपर. डिस्कस करके बताइए टाइप्स ऑफ द इनहेरेंट कंट्रोल्स एंड डिटेक्शन रिस्क एज प्रिसीव्ड बाय द ऑडिटर. इनहेरेंट रिस्क क्या होता है ये, बिकॉज द आइटम्स जो है वो मिस अप्रोप्रिएट की जा सकती है एम्प्लॉयज़ के द्वारा. देयरफॉर जो रिस्क है ऑडिटर का क्या है, वो जो रिस्क है ऑडिटर का इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स को लेकर वो इनएक्यूरेट होता है, वुड बी इनएक्यूरेट. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, इनहेरेंट रिस्क हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ में से अप्रोप्रिएट कर देंगे. तो ये अगर एम्प्लॉयज़ में से अप्रोप्रिएट कर देंगे तो ये इनहेरेंट रिस्क के अंदर आएगा. और ऑडिटर का रिस्क क्या होता है कि इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स जो हैं वो इनएक्यूरेट होंगे. कंट्रोल रिस्क क्या होगा, देयर इज़ अ सिक्योरिटी टैक्स. सिक्योरिटी टैग है हर आइटम्स जो कि डिस्प्लेड की गई है उसके ऊपर. मोर ओवर द इन्वेंटरी रिकॉर्ड जो है वो तो फिजिकली वेरीफाइड किया जाता है मंथली बेसिस के ऊपर. डिस्पाइट, लेकिन फिर भी वेरियस कंट्रोल्स जो है वो इम्प्लाइड किसके द्वारा किए जाते हैं, स्टोर्स के अंदर ही किए जाते हैं. स्टिल यहाँ पर कन्फ्यूजन का चांस हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूजन्स कर दे. एंड जो रिस्क है ऑडिटर की वो किसके ऊपर होगी, इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स के ऊपर, कि वो इनएक्यूरेट हो सकती है. डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर चेक करता है एफिशिएंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स जो कि प्लेस की गई है. ही वुड डू दैट बाय मेकिंग द ऑब्जर्वेशन. वो ये कैसे कर सकता है, ऑब्जर्वेशन करके, इंस्पेक्शन करके, इंक्वायरी करके एक्सेट्रा. इन एडिशन ऑडिटर जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक्स भी लगा सकता है चेक करने के लिए फ्यू सेल्स ट्रांजेक्शन्स बिगिनिंग से लेके एंड तक के अंदर. हाउएवर, लेकिन फिर भी सारे प्रोसीजर लगाने के बाद भी ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा आइटम्स को जो कि स्टोलन है या तो मिस अप्रोप्रिएट है. इसको हम लोग डिटेक्शन रिस्क कहेंगे. इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं. ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट HT एंड एसोसिएट अपॉइंट किया जा रहा है ऑडिट करने के लिए बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द विंड एंड आइस लिमिटेड का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. यहाँ पर रिस्क है कि HT एंड एसोसिएट जो है वो दे रही है इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है विंड एंड आइस लिमिटेड का वो मटीरियली मिस स्टेटेड है, स्टेट करके बताइए रिस्क जो भी मेंशन किया गया है क्वेश्चंस के अंदर.
जो रिस्क मेंशन किया गया है क्वेश्चन के अंदर उसको हम लोग ऑडिट रिस्क बोलेंगे, क्योंकि जो रिस्क है ऑडिटर ऑफ द कंपनी का कि वो इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे सकता है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज जो है वो मटीरियली मिसस्टेटेड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडिट रिस्क बोलेंगे।